हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे पहले टॉपिक की, तो वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। स्टूडेंट्स, हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो समय होता है उस समय हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है नागालैंड, तो वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो ट्रेडिशन हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ट्राइबल कम्युनिटी के ट्रेडिशंस का यहाँ पे इंटरेक्शन होता है नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में, वो सब हमको इस फेस्टिवल के थ्रू देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है ये कब कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, इसका हिस्ट्री की बात करें तो हॉर्नबिल का एक पक्षी भी पाया जाता है, एक स्पीसीज भी पाई जाती है इंडिया के अंदर। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल का जो ये फेस्टिवल है पहली बार 2000 के समय में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। 2000 के समय में इसको पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार ये 2000 के समय में स्टार्ट हुआ। अब हमें ये भी इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कोहिमा के पास में एक विलेज है, कोहिमा के पास में एक नागा हेरिटेज विलेज है किस्मा। किस्मा नाम का ये जो गांव है, इस गांव के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड के अंदर में। अब ऑर्गेनाइज कौन करते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है नागालैंड का, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नागालैंड का जो स्टेट टूरिज्म से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फेस्टिवल के थ्रू हॉर्नबिल का जब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो हमारे देश के और अगर हम बात करें कि हमारे जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी और हमारे कंट्री से भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से लोग इस फेस्टिवल को देखने के लिए पहुँचते हैं वहाँ पे। तो स्टेट टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है नागालैंड का, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल के ऑब्जेक्टिविटी की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस फेस्टिवल का, तो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि एनकरेज करना है इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को, जिससे जो कल्चरल हेरिटेज है, जो नागालैंड का जो कल्चरल हेरिटेज है वो यहाँ पे प्रमोट हो सके। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस फेस्टिवल के थ्रू हमको जो नागा जो ट्रेडिशन है, जिसके अंदर नागाज का जो एग्जीबिशन का जो ट्रेडिशन है, जो आर्ट है, क्राफ्ट है, फूड के जो स्टॉल्स हैं, उनका जो कल्चरल थिंग है, उनके सॉन्ग हैं, डांस हैं, इंडिजीनियस गेम्स हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे पता लगता है लोगों को। वन ऑफ द मेजर हाईलाइट अगर हम बात करें इस हॉर्नबिल इंटरनेशनल फेस्टिवल की, तो रॉक फेस्टिवल वेयर द लोकल एंड द इंटरनेशनल रॉक बैंड्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे रॉक फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के अंदर ही एक बैंड का यहाँ पे प्ले परफॉर्म किया जाता है, डिफरेंट जो बैंड होते हैं उनके द्वारा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि इस फेस्टिवल को हॉर्नबिल का जो नाम है वो क्यों दिया गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से क्यों जाना जाता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये एक बर्ड है इंडियन हॉर्नबिल। इंडियन हॉर्नबिल का यहाँ पे जो उसके द्वारा जो डिस्प्ले किया गया है फोल्कलोर वन ऑफ द स्टेट के ट्राइब के द्वारा, तो उस वजह से हॉर्नबिल से इन्फ्लुएंस होने की वजह से उस बर्ड के साथ में उस जो नागा ट्राइब है उनका इन्फ्लुएंस होने की वजह से इस जो फेस्टिवल है उसका नाम है इंडियन हॉर्नबिल, जो बेसिकली जिसको जो नागालैंड का हॉर्नबिल भी नाम से जाना जाता है, तो इसी वजह से इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम दिया गया है। टोटल 9 स्पीसीज हैं हॉर्नबिल की जो इंडिया में पाई जाती हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस है ग्रेट हॉर्नबिल। इसी वजह से इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है, त्योहारों का एक त्यौहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें हॉर्नबिल की स्टूडेंट्स, हॉर्नबिल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वहाँ पे ये मिलता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो बल्क अमाउंट में मिलती है, इंडिया के अंदर इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड है कि वही उन्हीं एरियाज़ के अंदर ये पाया जाता है, जिसके अंदर हिमालयन फुटेल्स हैं। हिमालयन फुटेल्स का जो एरिया है, हिल फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो हिली फॉरेस्ट है वहाँ पे,
और वेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट का एरिया है वेस्टर्न इंडिया के अंदर में, जो वेट एवरग्रीन का जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, वहाँ पे हॉर्नबिल का जो ये पक्षी है, जो ये बर्ड है, वो पाया जाता है। अगर हम बात करें IUCN स्टेटस की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो नियर थ्रेटन जो स्टेटस है वो यहाँ पे हॉर्नबिल को दिया गया है। नियर थ्रेटन जो यहाँ पे IUCN स्टेटस है। साइट्स, जिसके अभी रिसेंटली मीटिंग भी चल रही है पनामा के अंदर में, साइट्स एक इम्पोर्टेंट कन्वेंसन है, 1973 के समय ये आया था। तो और इलीगल ट्रेड को रोकता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का। तो ये इम्पोर्टेंट कन्वेंशन का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर भी इसको रखा गया है। तो नियर थ्रेटन्ड है, अपेंडिक्स 1 के अंदर में रखा गया है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट इस हॉर्नबिल जो बर्ड है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स की बात करें, तो काफ़ी सारी जो ट्राइबल कल्चर है, जो रिचुअल है, उनके साथ में इसका जो इंटरलिंकिंग है वो हमको देखने को मिलता है। ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ पे केरला और अरुणाचल प्रदेश जो 2 स्टेट हैं उनका स्टेट बर्ड के रूप में भी इसको जाना जाता है। कभी कभी इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब बात करें, इट इज़ नॉट ए स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, कि नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं होते हुए भी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, पर फिर भी नागालैंड के अंदर ये फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट बर्ड कहाँ का है जो हॉर्नबिल है वो केरला का और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे स्टेट बर्ड के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है G20 के शेरपा मीटिंग से बारे में। स्टूडेंट्स, जब भी हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मीटिंग होती हैं उससे काफ़ी पहले शेरपा जो होते हैं, हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है G20 का जो फोरम है वहाँ पे। तो जो G20 के फोरम के ऊपर हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, या अगर हम बात करें ऑफिशियल जो वर्क है उनको परफॉर्म करने के लिए, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन करने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर में, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बोला जाता है शेरपा। तो शेरपा जो हैं उनकी मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर नेक्स्ट ईयर इसकी मीटिंग होने वाली है G20 की। G20 की मीटिंग होने वाली है तो इंडिया के अंदर पहली जो शेरपाज की जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है। ये यहाँ पे शेरपाज की मीटिंग के अंदर में आपस में कंट्रीज़ के बिटवीन द बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पे डेवलप होता है। अभी सभी एक कंट्रीज़ के जो शेरपा हैं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो इंडिया के भी यहाँ पे जो शेरपा हैं, अमिताभ कांत जो हमारे फॉर्मर CEO रहे हैं नीति आयोग के, वो यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे शेरपा हैं। तो यहाँ इंडिया से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको ये परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे शेरपा मीटिंग में। स्टूडेंट्स, आपको G20 के बारे में पता होना चाहिए। G20 कब कैसे आया था, एग्जिस्टेंस में किस तरीके से आया, 2008 से जिस तरीके से हेड ऑफ़ द स्टेट्स की जो मीटिंग स्टार्ट होती हैं, और ये काफ़ी सारे फाइनेंशियल मैटर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डिस्कशन हैं जो क्लाइमेट चेंज का हो या कोई भी जैसे टेररिज्म का कोई इशू हो, तो उन सब को भी डील करता है G20। ये एक फोरम है, इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है कहीं पे भी, टेम्परेरी हेडक्वार्टर क्रिएट होता है G20 का, जहाँ पे भी इसकी मीटिंग होती है वहाँ पे 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का स्टेट बर्ड के रूप में भी जाना जाता है इसको। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाना चाहिए ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, की जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, उसकी जो सक्सेस स्टोरी है, किस तरीके से टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, तो उसी तरीके से एक यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की ज़रूरत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, मेनली फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, सबसे हैवीएस्ट और सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये। 12 से 15 किलो वज़न होता है एक मेल का, और फीमेल का 5 से 8 किलो के आसपास इनका वज़न होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो वो ब्लैक क्राउन होता है ऑन द फोर हेड इनके, कंट्रास्टिंग विद द पेल नेक एंड द हेड। बॉडी ब्राउनिश कलर की होगी, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे। और अगर हम बात करें इनकी डाइट की, तो ग्रास सूट्स या ग्रास के जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं।
रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सब के ऊपर ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं। मेनली इनका जो फूड है वो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वहाँ पे ये अपना खाना खाते हैं। अगर हम बात करें इनका जो IUCN स्टेटस है, तो IUCN स्टेटस यहाँ पे जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, तो शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, इनको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है। साइट्स का भी अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है इनका IUCN के जो रेड लिस्ट है वहाँ पे। यहाँ पे बात की गई है प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टूडेंट 1973 के समय लॉन्च हुआ था। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। 18 जो टाइगर रेंज स्टेट हैं वहाँ पे इनको फंडिंग सपोर्ट होता है। टाइगर्स को यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन यहाँ पे करना है, और कम्प्लीटली रिकवरी फेज़ में इसको किया गया जिससे इसका एक्सटेंशन होने से बचाया जा सके। इंडिया के अंदर जो जोग्राफिकली एरिया है जो टाइगर्स का वो इंक्रीज हुआ है। इवन हम बात करें कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए टाइगर्स के बारे में। और टाइगर्स से रिलेटेड जो एस्टीमेट है वो हमारे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है, जिससे रेगुलरली पता होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अभी तो टाइगर और एलिफेंट का जो एस्टीमेट है, जो सेंसस जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे कंबाइन होके कंडक्ट किया जाएगा। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि एलिफेंट और जो टाइगर हैं वो एक ही जो इकोसिस्टम है वहाँ पे वो पाए जाते हैं, और दोनों का जो पॉपुलेशन है नियर बाई ही पाया जाता है। इस वजह से दोनों का जो एस्टीमेट है एक साथ ही कंडक्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का करंट अफेयर था जिसमें हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखा। हैवीएस्ट बर्ड जो फ्लाई करता है इंडिया के अंदर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनके जो ग्रास लैंड या सेमी डेजर्ट, सेमी एरिड जो कंडीशन वाले एरिया हैं वहाँ पे पाया जाता है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। G20 की शेरपा मीटिंग की बात की, हमारे एक्स जो हमारे फॉर्मर CEO रहे हैं नीति आयोग के, वो हमारे शेरपा हैं। शेरपा बेसिकली गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हेड ऑफ द स्टेट से पहले जो मीटिंग होती हैं जहाँ पे डिस्कशन डेलिब्रेशन किया जाता है, वो यहाँ पे शेरपाज के द्वारा ये काम परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अगर हमने बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, हमने देखा यहाँ पे जो नागालैंड के अंदर होता है। हॉर्नबिल नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ऐसे ही रेगुलरली आपसे मिलते रहेंगे। कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स, अपने एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड वे में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।